हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सेट। एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड एक सेट है, एक्सरसाइज है। इसको कंप्लीट करना है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर 1 के जितने भी प्रैक्टिस सेट थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन 1 है m इज इक्वल टू करली ब्रेकेट 1,3,5 करली ब्रेकेट क्लोज, n इज इक्वल टू 2,4,6, देन m इंटरसेक्शन n जो पिछली एक्सरसाइज में सिखाया गया है, जो भी दोनों सेट में कॉमन होगा वो m इंटरसेक्शन n होगा, ठीक है। तो m में 1,3,5। अब चेक करेंगे क्या n में इनमें से कौन सा भी एक कॉमन है या नहीं। 1 इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं, मतलब एक भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं है तो मतलब m इंटरसेक्शन n क्या आया, 5, खाली सेट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, p is equal to curly bracket x such that x is an odd natural number। और x क्या है, इसमें odd natural number है, बट x greater than 1, एक से बड़ा है और 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर, ठीक है। ये जो मार्क है स्मॉलर देन और इक्वल का मार्क है। हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ऑप्शन ए 1,3,5, ऑप्शन बी 1,2,3,4,5, ऑप्शन सी 1,3, ऑप्शन डी 3,5। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बट निकालना कैसे है ये चीज़ को समझना है आपको। और ये जब क्वेश्चन में एग्ज़ाम इस तरीके से आएंगे तो आपको जो भी कैलकुलेशन इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें वक्त लग रहा है सिखाने में, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट अपने दिमाग को चलाकर इसको सॉल्व करना होगा, वरना टाइम आपके पास कम बचेगा और आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम में बहुत ही फास्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए, ऑड नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, 3 और 5, 2 इवन नंबर होता है, ठीक है, इसलिए 3 सबसे पहला इसके अकॉर्डिंग 3 होगा। 4 अगर लेते हैं हम तो 4 इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, जबकि हमको लिखना क्या है, ऑड नंबर। तो यहाँ पे अगर ये वाला मार्क नहीं होता नीचे वाला तो आंसर में सिर्फ 3 रहता, लेकिन यहाँ स्मॉलर देन और इक्वल, या तो 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो। तो 5 के बराबर 5, इसलिए 3,5, या आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, p इज इक्वल टू करली ब्रेकेट 1,2, डैश डैश डैश, लास्ट में 10। व्हाट टाइप ऑफ सेट p इज। ये किस टाइप का सेट है। ऑप्शन ए नल सेट, ऑप्शन बी इन्फिनिट सेट, ऑप्शन सी फाइनाइट सेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब हमको इसको समझना होगा। ये बहुत ही इजी, अगर आपको पिछली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इस आंसर को देखते ही इस क्वेश्चन को देखते ही आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर सेट की बात करें, नल सेट, तो इस सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। इन्फिनिट सेट, लास्ट में 10 दिया हुआ है, अगर 10 नहीं होता, ये डॉट डॉट होता तो इन्फिनिट सेट हो जाता, ठीक है, लेकिन लास्ट में 10 दिया हुआ है, मतलब 10 तक ही है, इसके आगे नहीं है। फाइनाइट सेट होगा क्योंकि ये एक लिमिटेड सेट है। फाइनाइट सेट इज द राइट आंसर। m यूनियन n is equal to 1 2 3 4 5 6 and m is equal to 1 2 4, then which of the following represents set n। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 3 4 5 6, ऑप्शन सी 2 5 6, ऑप्शन डी 4 5 6। यहाँ पे m यूनियन n दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो n निकालना है। m यूनियन n का मतलब
जो m और n दोनों में ही मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, वो एलिमेंट यहाँ पे लिए जाते हैं। लेकिन सेट m और सेट n में कुछ एलिमेंट कॉमन भी हो सकते हैं, बट दोनों में ही अगर कॉमन भी है तो भी m यूनियन n में सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। अगर सपोज करो m सेट में 2 है और m n में भी 2 है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें m दिया हुआ है 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 के अलावा कितना बचता है? 3 5 6, 3 5 6। अब ऐसा सेट हमको देखना है जिसमें 3 5 6 होना चाहिए, या फिर 1 2 4 इनमें से एक एलिमेंट और भी हो सकता है। 3 5 6 कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। अब चेक कर लेते हैं चारों ही ऑप्शन 3 5 6 किस में है। इसमें नहीं है। 3 5 6 इसमें नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा और भी चेक कर लेते हैं। 3 5 6 किसी में नहीं है, सिर्फ 3 5 6 ऑप्शन बी में है, और 4 भी है, और 4 जबकि m यूनियन n में दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है एक नज़र में देखते ही आपको आंसर लिखना होगा, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ सेकंड का वक्त लगता है इसमें, ये बात ध्यान रखना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए तो आप एक नज़र में देखते ही आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें बी आंसर 3 4 5 6 इज़ द राइट आंसर। आइए अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ P सबसेट M, P सबसेट M जो पिछली एक्सरसाइज में सिखाया है, शायद 1.3 में सिखाया था। सबसेट का मतलब जो पहला सेट है उसके सारे ही एलिमेंट इस दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं। M के अंदर P के सारे ही एलिमेंट होंगे, इसका सबसेट का मतलब ये हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन ब्रैकेट में P यूनियन M। इसका निकालना है, क्या आएगा। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल है। अगर आपने एक्सरसाइज सारी की हुई है तो ये बहुत सिंपल लगेगा आपको। सबसे पहले इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी M, ऑप्शन सी P यूनियन M, और ऑप्शन डी P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M। तो P यूनियन M, P यूनियन M का मतलब क्या होता है कि दोनों ही सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो P यूनियन M में लिखे जाते हैं। लेकिन P के जितने भी एलिमेंट है वो M में प्रेजेंट है, तो P यूनियन M क्या निकल कर आएगा? M ही आएगा, क्योंकि M के अंदर P के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी P सबसेट M, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा? M। और P इंटरसेक्शन M, इसका क्या मतलब है? P और M के अंदर कॉमन कौन से हैं? कॉमन वही एलिमेंट होंगे जो P के अंदर P सेट में हैं, क्योंकि P के सारे ही एलिमेंट M में प्रेजेंट हैं, जैसा कि ये दिया हुआ है। तो P इंटरसेक्शन M क्या निकल कर आएगा? N। जो P और N दोनों में कॉमन है वो P निकल कर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा P, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, इसमें बताना है एम्प्टी सेट कौन सा है, खाली सेट। सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, चाहे वो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये होती है पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो ही नहीं सकता, ये एक एम्प्टी सेट है। लेकिन इसके दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, इंग्लिश कैलेंडर का वो महीना जिसमें 30 से कम दिन होते हैं, ऑब्वियसली फरवरी, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ क्योंकि एक इसमें एक सेट आ रहा है। और P इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट इंटेजर्स, और इंटेजर्स क्या है? -1 से ग्रेटर देन है और स्मॉलर देन 1, -1 से जो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, 0, इसमें 0 आंसर आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो एम्प्टी सेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। बहुत इजी है दोस्तों, अगर आप पूरे
एक्सरसाइज अच्छे से स्टडी करते हुए आएंगे तो ये बहुत इजी लगेगा, एक नज़र में आप इसका आंसर लिख देंगे अगर आपने अच्छे से सीखा हुआ है तो। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन, ये सेकंड का है। सेकंड का फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट, इसमें से कौन सा कलेक्शन है जो सेट कहलाएगा। कलर्स ऑफ द रेनबो, कलर्स ऑफ द रेनबो किसी को भी पूछो सब बता देंगे डेफिनेटली, तो ये एक सेट हो गया, ठीक है। टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस के अंदर टॉल ट्रीज, यहाँ टॉल की कोई डेफिनेशन नहीं, कितना लंबा। अगर अलग अलग बच्चों से पूछा जाए तो किसी की नज़र में कोई ट्री टॉल होगा और जिसकी नज़र में टॉल है दूसरे की नज़र में वो हो सकता है स्मॉल हो, तो इसका कोई सेट नहीं बनेगा, डेफिनेट सेट कोई नहीं बनेगा इसका। रिच पीपल इन द विलेज, इसका भी कोई डेफिनेट सेट नहीं हो सकता है। इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, इजी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जो चीज़ समझ में आ जाती है वही इजी होती है ना। अगर कुछ एग्जाम्पल मुझे समझ में आ गए वो मेरे लिए इजी है, लेकिन दूसरे के लिए वो डिफ़िकल्ट होंगे, तो इसका भी कोई सेट एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है, कलर्स ऑफ द रेनबो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, यहाँ पे एन और डब्ल्यू ये समझना होगा है क्या एक्चुअल में, जब तक आप ये नहीं समझोगे इसका आंसर दे ही नहीं सकते। एन नेचुरल नंबर और डब्ल्यू होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, कहाँ तक है कोई नहीं जानता। और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, मतलब होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारे ही सेम होते हैं। तो कौन सा इसमें रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 0 1 2 3 इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी एम्प्टी सेट। तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा इस एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू को। एन इंटरसेक्शन मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में जो कॉमन है, होल नंबर में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा, बाकी सारे ही नंबर कॉमन है 1 से, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, जिसका ऑप्शन ए था सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वही एम्प्टी सेट था, वही उसका आंसर था। तो पैरेलल से मुझे एक किस्सा याद आया, जहाँ पर जिस टाइप की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो जब कोई नया वर्ड सुनते हैं तो वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के उसको ढाल लेते हैं, अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसको नया कुछ अलग ही बना देते हैं। तो पैरेलल से मुझे एक किस्सा याद आया, कुछ साल पहले एक लेडीज़ ड्रेस बहुत पॉपुलर हुआ था लेडीज़ लोगों में, तो मेरा गारमेंट्स का भी काम है, तो मैंने उसका नाम जब सुना पहली बार, प्यारे लाल, मैं बोला यार ये अजीब सा नाम है, लेडीज़ ड्रेस है और नाम है प्यारे लाल। तो मैंने जब उसका एक फ़ोटो देखा, कैटलॉग जो कंपनी के थ्रू बनाया जाता है, तो उसमें एक फ़ोटो उस पर लिखा हुआ था पैरेलल, और उसका बॉटम जो था वो मतलब स्ट्रेट इस टाइप से था, इस टाइप से बॉटम था। तो उसका नाम तो रखा गया था पैरेलल, लेकिन लोगों में आते आते वो प्यारे लाल बन गया। और मुंबई में जब मैं पहली बार आया था तो एक स्टेशन का नाम मैंने सुना, संडास रोड, सुनने में बड़ा अजीब सा लगा। मैं बोला ये बड़ा गंदा सा अजीब सा नाम है, और मुझे जाना भी था इत्तेफाक से वहाँ पर। टिकट काउंटर पे गया, टिकट निकालने के लिए भी मैंने वही बोला, संडास रोड का एक टिकट दे दो। जब मैं स्टेशन पर वहाँ पहुँचा हूँ तब मुझे पता चला उसका एक्चुअल नाम है क्या, सैंडहर्स्ट रोड, SANDHURST, सैंडहर्स्ट रोड नाम था। और उस वक्त मेरे पास बटन वाला ही फ़ोन था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो मैं गूगल से भी नहीं पूछ सकता था, तो इतनी नॉलेज नहीं थी। और मुंबई में जब नया नया था, तो बाद में जब मुझे नॉलेज हुई, एंड्रॉयड फ़ोन आया, तब मैंने थोड़ा सा उस पर सर्च किया, तो वो जो स्टेशन है वो ब्रिटिश शासनकाल का बना हुआ है। और एक गवर्नर हुआ करते थे, लॉर्ड सैंडहर्स्ट,
1895 से 1900 के बीच में, मतलब 1895 से 1900 के बीच में वो गवर्नर रहे थे, और वो स्टेशन 1912 में बनाया गया था लॉर्ड सैंडहर्स्ट के नाम पर। तब मुझे पता चला, देखो पब्लिक, आम जनता उसको मतलब अपने हिसाब से किस रूप में ढाल लेती है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने चिकन शॉप पे एक रेट कार्ड लिखा हुआ देखा, उस पर एक चिकन का रेट लिखा था और मटन का रेट लिखा था, जबकि वो चिकन शॉप थी। मैं गया देखा तो कहीं मटन तो नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा भाई आपने मटन का रेट तो लिखा है लेकिन मटन तो है नहीं आपके पास में। तो बोले ये जो मुर्गी का गोश्त होता है इसको ही मटन बोलते हैं, और जो परों के साथ में जो मुर्गी होती है अक्खा मुर्गी, यहाँ पे मतलब पूरी मुर्गी को यहाँ पे अक्खा बोलते हैं। अक्खा जो मुर्गी होती है परों के साथ में, इसको बोलते हैं चिकन। मैं बोला लेकिन चिकन तो मुर्गी के गोश्त को बोलते हैं, मटन बकरे के गोश्त को बोलते हैं। तो बोले यहाँ ऐसे ही चलता है भाई, और ऐसे लोग समझते हैं। बोला अच्छी बात है यार। तो एक किस्सा मुझे और याद आया, जब मैं स्कूल के एनुअल फंक्शन करके, स्कूल का जो फंक्शन के लिए जो सामान आया था, चेयर टेबल वगैरह, वो सब मैं पहुंचाने जा रहा था बच्चों के साथ में। 10th क्लास के बच्चे थे, तो उसमें से एक बच्चा, कोई किस्सा ऐसे निकला वेटिंग टिकट को लेकर। तो बोला, उसने बताया कोई किस्सा, बैटिंग टिकट बोला वो। तो मैं बोला बैटिंग नहीं होता है, उसको वेटिंग टिकट बोलते हैं, प्रतीक्षा सूची। जब कोई दूसरा कैंसिल करेगा तब आपको सीट मिलेगी। वेटिंग का मतलब आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं लेकिन सीट नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़ोर से हंसा, बोला सर हम आज तक यही समझ रहे थे कि बैटिंग टिकट होता है बैठने का नहीं होता है, वो वेटिंग टिकट होता है। तो क्या होता है, लोग अपने हिसाब से वर्ड को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, और काफ़ी फ़नी भी होता है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि इंसान को कभी भी अपनी नॉलेज का घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में इतनी नॉलेज है, अगर मैं बात करूँ मेरे नॉलेज की, तो दुनिया की नॉलेज का मेरा पॉइंट में, डेसिमल में भी मेरी हिस्सेदारी नहीं है, इतनी नॉलेज भी नहीं है मुझे। अगर कोई पूरी ज़िंदगी दुनिया की नॉलेज लेने में निकाल दे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन नॉलेज ख़त्म नहीं होगी। इतनी नॉलेज है इस देश के अंदर, ये हमारी हिस्सेदारी ज़रा भी नहीं है। और कभी भी इंसान को कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। और ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जितना है उतना लोगों में बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कभी भी अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कुछ फ़नी किस्से थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। इसका उद्देश्य कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। और चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 1, जिसमें क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। P = X such that X is a letter of the word Indian, then which one of the following is set P in listing form? एक सेट है P, और वो P में क्या है, X, और X जो है लेटर है इंडियन वर्ड का। तो इंडियन वर्ड में जो लेटर हैं उनका एक सेट है, वो लिस्टिंग फॉर्म में आपको देखना है ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ भी है, देखो आंसर बी, ऑप्शन बी यही आंसर है, INDA। अब कैसे है ये भी चेक कर लेते हैं। तो जितने भी लेटर हैं वो सबसे पहले लिखना शुरू कर देते हैं। I लिखा, ठीक है, उसके बाद में N लिखा, फिर D लिखा, फिर इसके बाद में D के बाद में I आता है। तो I हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेट में एक लेटर को एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है A लिख लिया, इसके बाद N आता है, तो N भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ T = 1 2 3 4 5 एंड M = 3 4 7 8, देन T यूनियन M = क्वेश्चन मार्क। T यूनियन M हमको निकालना। तो यूनियन का मतलब क्या है, दोनों सेट के एलिमेंट मिलाकर जितने होते हैं वही यूनियन होता है। अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो सारे ही एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। अगर कुछ अलग हैं और कुछ कॉमन हैं दोनों में, तो कॉमन वाले सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे, और जो डिफरेंट है, अलग अलग हैं, वो तो लिखे ही जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3
3 देखिए इसमें भी आ चुका है, तो ये 3 सिर्फ एक ही बार लिखना है, दोनों में अगर कॉमन है तो भी, ठीक है। इसके बाद 4, ये 4 आ गया, इसके बाद 5, ये 5, ये ऐसा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इस पे आ जाते हैं, 3 और 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। 7 8 आंसर हो गया, बहुत ईजी है दोस्तों। उम्मीद आइए दोस्तों अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। Out of 100 persons in a group, 72 persons speak English and 43 persons speak French. Each one out of 100 persons speak at least one language. Then how many speak only English? How many speak only French? How many of them speak English and French both? 100 लोगों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसमें से 72 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 43 लोग फ्रेंच बोलते हैं, और उन 100 में से हर एक कम से कम एक लैंग्वेज बोलता है। देन हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश? कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें मानना होंगी, जैसे लोगों का एक समूह है, उसको यू मान लेंगे, इंग्लिश बोलने वाले को ई मान लेंगे, ठीक है, और फ्रेंच बोलने वाले को एफ मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स, ई बी द सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश, एंड एफ बी द सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक फ्रेंच, ये मान लेंगे, ठीक है। सो जब ये मान लिया तो इसके अकॉर्डिंग हमको आगे सॉल्व करना है। एन ऑफ ई मतलब इंग्लिश बोलने वाले इज इक्वल टू 72, एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 43 फ्रेंच बोलने वाले। सिंस ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, उन 100 में से हर एक कम से कम एक लैंग्वेज बोलता है। सो एन ऑफ यू इज इक्वल टू एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 100। टोटल कितने लोग हैं? 100। ई यूनियन एफ मतलब इंग्लिश बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, उनका जब यूनियन निकालेंगे वो भी 100 होगा, ठीक है। तो जैसा कि फॉर्मूला जो बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें जो भी वैल्यू हमको मालूम है वो यहाँ पर रख देंगे। इसकी वैल्यू 100 ये आ गई, इंग्लिश बोलने वाले 72, फ्रेंच बोलने वाले 43, और ये एज इट इज़ क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ ये माइनस का है, इसको इस तरफ ले लेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, और ये जैसे हैं एज इट इज़ ये उतार लेंगे, 72 प्लस 43, और ये प्लस का 100 है, इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 100, इसको लेस कर लेंगे, 15 आ जाएगा। सो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंग्लिश बोलने वाले 72 हैं और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले 15, माइनस 15 इज इक्वल टू 57। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले मतलब एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। फ्रेंच बोलने वाली 43 माइनस 15 इज इक्वल टू 28 इज द आंसर। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradanya on the occasion of the tree plantation week. Out of these 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth or Pradanya? 70 trees 70 पेड़ पार्थ के द्वारा लगाए गए हैं और 90 पेड़ प्राधान्या के द्वारा लगाए गए हैं ट्री प्लांटेशन वीक अकेजन के मौके पर। आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, जिसमें 25 ट्रीज ऐसे हैं जो दोनों ने साथ में मिलकर लगाए हैं। तो हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्राधान्या, कितने ट्रीज ऐसे हैं जो प्राधान्या या फिर पार्थ ने लगाए हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मानेंगे, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में समझाया था। पार्थ द्वारा लगाए गए पेड़ों को पी मान लेंगे और प्राधान्या द्वारा, जैसे इसमें दोनों के लेटर जो है पी से, नाम जो है पी से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों के नाम पी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पार्थ का पी मान लेंगे और प्राधान्या का क्यू मान लेंगे, ठीक है। लेट पी बी द ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड क्यू बी द ट्रीज प्लांटेड बाय प्राधान्या। सो एन ऑफ पी पार्थ ने कितने लगाए 70 एंड एन ऑफ क्यू प्राधान्या ने 90। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्राधान्या, दोनों ने कितने लगाए 25। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, क्योंकि जो कॉमन होता है उसको हम क्या लिखते हैं इंटरसेक्शन।
P इंटरसेक्शन Q। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्राधान्य, पार्थ या प्राधान्य के द्वारा कितने लगाए गए, जैसा कि फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग करना है, सिर्फ लेटर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे P और Q आ गया। एन ऑफ P प्लस एन ऑफ Q माइनस एन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। बहुत सिंपल है दोस्तों, 70 प्लस 90 माइनस 25, 160 माइनस 25, 135। सो अ टोटल ऑफ 135 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्राधान्य। 135 ट्रीज हैं जो पार्थ या प्राधान्य ने लगाए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इजी है और ऑलमोस्ट इसमें वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया हुआ है सब। इफ n of A is equal to 20, n of B is equal to 28 and n of A union B is equal to 36, then n of A intersection B is equal to question mark, n of A intersection B निकालना है। तो जैसा कि फॉर्मूला मैंने बताया था सेम वही फॉर्मूला है, वही लेटर है इसमें। n of A union B is equal to n of A plus n of B माइनस n of A intersection B। तो इसकी वैल्यू दी है 36, n of A 20, n of B 28 माइनस n of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये माइनस का है, जब इस साइड में लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा और ये जैसा है एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे। 20 प्लस 28 माइनस, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस 36, कैलकुलेशन कर लेंगे 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। In a class, 8 students out of 28 have a dog as their pet animal at home. 6 students have a cat, their pet animal. 10 students have dog and cat both. Then how many students do not have dog or cat as their pet animal at home? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो all student है उसको U मान लेंगे और जिसके पास में डॉग है उसको D मान लेंगे और जिसके पास में कैट है उसको C मान लेंगे। ठीक है, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, देन जब सभी स्टूडेंट्स को जब U मानेंगे तो n ऑफ U इज इक्वल टू 28, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, लेट D बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डॉग एज पेट एनिमल एंड C बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कैट एज पेट। 10 students have dog and cat as their pet animal. n of D intersection C is equal to 10. 10 students ऐसे हैं जिनके पास डॉग और कैट दोनों ही हैं। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से करते हैं। एक सेट हो जाएगा D जिसमें 8 और 10 है। 8 और 10 कैसे है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में डॉग है, लेकिन ये जो 10 है ये क्या है, मतलब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में डॉग भी है और कैट भी है, ये कॉमन है D इंटरसेक्शन C। और C सेट जो है हमारा उसमें 6 हैं, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो पूरा सेट होगा एक बॉक्स बना लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 28। फ्रॉम वेन डायग्राम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कैट और डॉग एज पेट। टोटल कैट और या फिर डॉग रखने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, यूनियन निकालेंगे। ठीक है, एन ऑफ D यूनियन C। यूनियन का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो जैसा कि इसमें डायग्राम में हम देख सकते हैं 8 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है, पूरे सेट को हम ऐड कर लेंगे, ये हो गया 24। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट एज पेट, हमको निकालना क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट। तो टोटल स्टूडेंट्स में से यूनियन वाला जो निकल कर आया है वो लेस कर देंगे, n ऑफ U माइनस n ऑफ D यूनियन C। 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4। 4 इज द आंसर। आइए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 3, इसमें 3 पार्ट है, इनका वेन डायग्राम बनाना है। A इक्वल टू 3 4 5 7, B इक्वल टू 1 4 8। तो दोनों सेट में कॉमन कौन सा है, 4 कॉमन है।
तो जो कॉमन रहेगा उसको यहाँ बीच में लिख देंगे, ठीक है। और ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो बाकी के यहाँ लिख देंगे। 3 5 7 3 5 7 4 4 देखिए सेट ए में भी आएगा और सेट बी में भी आएगा। इस तरीके से वेन डायग्राम हमको बनाना है। अब इसमें 4 के अलावा 1 और 8 1 8 आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट P इक्वल टू A B C E F और Q इक्वल टू L M N E B। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है। A कॉमन है, नहीं है। कॉमन है B, B के बाद C, C नहीं है। E, E कॉमन है। F, इसमें B और E कॉमन है। B और E बीच में लिखेंगे, बाकी के एलिमेंट यहाँ लिख देंगे। A C F, A C F। इसके यहाँ पर L M N B, सॉरी L M N B और E कॉमन है। नेक्स्ट x इक्वल टू स्मॉल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा होगा? 83, 89, 97, ठीक है। और y इक्वल टू स्मॉल y सच दैट y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच में ऑड नंबर कौन से होंगे? 91, 93, 95, 97, 99। तो ये दोनों सेट में कॉमन कौन सा है? 97। 97 कॉमन है, तो 97 यहाँ बीच में लिखेंगे। और एक्स सेट में 97 के अलावा 83 और 89, 83 और 89। इसमें 97 के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ लिख देंगे। 91, 93, 95, 99। ये जो एलिमेंट हैं ये हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगता है इसके अंदर, अब 99 को चाहो तो यहाँ लिख दो, 95 को और ऊपर लिख दो, 93 को यहाँ लिख दो। जहाँ दिल चाहे आप इसके अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आपको यहीं लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। इसमें कुछ सेट दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कौन सा किसका सबसेट होगा। x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, y इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रोम्बस, x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्क्वायर, t इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, प्यार से ले लो ग्राम, v इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हैं ये रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सबकी ही 4 साइड होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। तो ये सारे ही जितने भी हैं ये क्वाड्रिलेटरल्स के सबसेट होंगे। तो जैसा कि फर्स्ट आंसर लिख देंगे डायरेक्टली, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का सेट क्या है? x। रोम्बस का y सबसेट x। स्क्वायर के लिए s लिखा है, s सबसेट x। और पैरेललोग्राम के लिए t लिखा है, t सबसेट x। रेक्टेंगल के लिए v सबसेट x। इसके बाद देखिए दोस्तों, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए क्या लिखा हुआ है? s। और रोम्बस के लिए y, तो s सबसेट y। दूसरा पैरेललोग्राम के लिए t, s सबसेट t। रेक्टेंगल के लिए v, s सबसेट v। जो रेक्टेंगल है, अगर इसको जो भी पैरेलल लाइंस हैं इसमें अगर दोनों सेम कर दी जाएं, ये दोनों भी सेम हो और ये दोनों भी सेम हो, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से रोम्बस भी स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम भी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है ये तीनों का ही सबसेट होगा। एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। और जो रोम्बस है और जो रेक्टेंगल है ये क्या हो सकते हैं? पैरेललोग्राम हो सकते हैं।
तो ये दोनों ही सबसेट किसके होंगे, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के लिए लिखा है टी, और रोम्बस के लिए बाई, तो बाई सबसेट टी, और रेक्टेंगल के लिए वी सबसेट टी। बहुत सिंपल है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एम इज एन एनी सेट, एम जो है कोई सा भी सेट है। जब एनी सेट दे दिया इसका मतलब आपका दिल जो चाहे जो वो नंबर आप रख सकते हैं, ABCD रख सकते हैं, XYZ 1 2 3, जो अच्छा लगे आपको वो आप नंबर रख सकते हैं। देन राइट एम यूनियन नल सेट, ये जो मार्क बना हुआ है इसको फिजिक्स में फाई बोलते हैं, एंड एम इंटरसेक्शन नल सेट। तो देखिए एम, जैसा कि मैंने बताया था एम को एनी सेट दिया हुआ है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मैंने माना हुआ है लेट एम इक्वल टू 2 3 4 8 या 1 2 3 4 5, जो अच्छा लगे आप मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड नल सेट फाई इक्वल टू एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है उसको नल सेट बोलते हैं, और ये जो मार्क है इसको फिजिक्स में फाई बोलते हैं। तो हमको निकालना है एम यूनियन नल सेट। तो देखिए नल सेट मतलब कुछ भी नहीं है, और ये यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो यूनियन में आते हैं। 2 3 4 8 2 3 4 8, ये एम्प्टी है मतलब कुछ नहीं आएगा इसका। तो इसका जो आंसर आया वो एम ही निकल कर आया, एम यूनियन नल सेट मतलब एम। सो एम यूनियन नल सेट इज इक्वल टू एम। ऑल्सो एम इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, नल सेट को, और इसको फाई से लिखते हैं। तो मतलब एम इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट ही आया। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट्स U A B, A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले ये 2 अंडे बना लेंगे। ठीक है, इसमें मतलब एग्जाम में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ये आया हुआ है, इस तरीके से दिया होगा। तो यूनियन, ये जो है यू, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट हैं, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13, जितने भी एलिमेंट है वो सब यूनियन सेट। इसके बाद लिखना है सेट ए। अब ए सेट कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। इसके बाद लिखना है बी। बी में कौन कौन से हैं, 1 5 8 9 10, 1 5 8 9 10। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट है वो सब इसमें लिखे जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। जैसे कि 1 दोनों में है, एक बार लिख दिया। इसके बाद 2 3 5 कॉमन है देखिए, ठीक है, 7, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। तो 1 और 5 इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर क्या आता है 8 9 10, 8 9 10, ए यूनियन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं, ए और बी में कॉमन कौन से हैं, 1, ठीक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 है, इसके बाद 7 नहीं है। तो कौन सा कॉमन है, 1 और 5, 1 और 5 कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 7, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 13, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये निकालना है, बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता अगर जिसको फॉर्मूला याद है तो उसके लिए बहुत इजी होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एन ऑफ ए 7, एन ऑफ बी 13, ए इंटरसेक्शन बी 4, कैलकुलेशन कर लेंगे 16। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।